वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बीकॉम के फोर्थ सेमेस्टर की बुक पोस्ट मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ यूनिफॉर्म कोस्टिंग एंड इंटरफर्म कंपैरिजन। यूनिफॉर्म कोस्टिंग क्या है एंड इंटरफर्म कंपैरिजन क्या होता है। तो चलिए इसकी मीनिंग से शुरू करते हैं यूनिफॉर्म कोस्टिंग की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैप्टर की पीडीएफ के लिए आपको मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू नॉट देन सो स्टार्ट करते हैं मीनिंग से। सो मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म कोस्टिंग क्या है। सो टू मीट द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ डिफरेंट इंडस्ट्री, हमें स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के लिए डिफरेंट इंडस्ट्री की डिफरेंट टाइप्स को कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स अप्लाई करने पड़ते हैं। अब एज कम्पेयर टू देयर अचीवमेंट, कोस्ट, टारगेट्स, प्रॉफिटेबल इन सेम कंसर्न में। उसके बाद यूनिफॉर्म कोस्टिंग क्या है, एक ऐसा सिस्टम है ऑफ कोस्टिंग का जहाँ पर several undertakings use the same costing principles and accounts। तो देखो जो सारी फर्म्स हैं, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, डिफरेंट फर्म्स हैं, इंडस्ट्रीज़ है, वो सब एक यूनिफॉर्म मतलब एक सेम प्रिंसिपल और रूल्स फॉलो करें फॉर देयर प्रैक्टिसेस। सो अ कॉमन सिस्टम यूज़ एग्रीड कॉन्सेप्ट्स, जो कि कॉमन सिस्टम है जहाँ पे एग्रीड कॉन्सेप्ट्स हों, प्रिंसिपल्स हों, स्टैंडर्ड्स हों। So a common system using agreed concepts, principle and standard accounting practices adopted by different entities in the same industry to ensure all that deal with accounting information is like a manner, the objective being to facilitate inter-firm comparison। कि देखो क्या होता है यूनिफॉर्म कोस्टिंग के लिए। यूनिफॉर्म कोस्टिंग क्या होता है, देखो मैं आपको पहले मीनिंग बता देती हूँ। देखो यूनिफॉर्म कोस्टिंग क्या होता है, बेसिकली यूनिफॉर्म कोस्टिंग होता है कि सब सेम रूल, सेम पॉलिसी, सेम रूल्स एंड पॉलिसीज़ तो नहीं, सेम प्रिंसिपल्स अप्लाई कर रहे हैं अपनी अकाउंटिंग में। उसके बाद ऐसा क्यों करता है। इंटरफर्म का मतलब पता है आपको क्या होता है। इंटरफर्म का मतलब होता है मेरी फर्म और किसी और के फर्म को कंपेयर करा जा रहा है, बट अगर मेरे रूल्स अलग हैं, उसके रूल्स अलग है, वो किसी और प्रोसीजर के साथ अपने अकाउंट सॉल्व कर रहे हैं, तो हमारा कंपेरिजन होगा ही नहीं। हमारा कंपेरिजन सिर्फ तब होगा जब हमारे सेम प्रोसीजर्स होंगे। तो हम एक यूनिफॉर्म कोस्टिंग इसलिए करते हैं जिससे कि हम इंटर कंपैरिजन कर पाए। बेसिकली डायरेक्ट ही इसी डेफिनेशन में लिखा है कि स्टैंडर्ड्स, प्रिंसिपल सब कुछ ऐसे सेम हो रहे हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के एंड सेम इंडस्ट्री के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, जिससे कि जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हो सेम हो और बाद में वो इंटरफर्म कंपैरिजन के लिए एप्लीकेबल हो। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ यूनिफॉर्म कोस्टिंग is that whatever may be this method of ascertaining cost, it is adopted uniformly। कि जो भी मेथड आप यूज़ कर रहे हो यूनिफॉर्मली आ रहे हो, नंबर अंडरटेकिंग सेम आ रहे हैं, इंडस्ट्री सेम है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की। तो उसके बाद प्रॉपर एक कंपाइल अकाउंटिंग डाटा तैयार करा जाता है, फिर उसको कंपेयर करा जाता है। देन फीचर्स ऑफ यूनिफॉर्म कोस्टिंग, यूनिफॉर्म कोस्टिंग के कौन कौन से फीचर्स होते हैं कि द सेम कोस्टिंग प्रिंसिपल आर अप्लाइड बाय ऑल मेंबर्स यूनिट्स फॉर असर्टेनिंग कॉस्ट। कि जो हमारे मेंबर्स हैं पूरी फर्म के, वो सारे सेम मेथड की यूज़ कर रहे हो। जो कोस्ट स्टेटमेंट है रिपोर्टेड यूनिफॉर्म बेसिस पे तैयार करी जा रही हो। यहाँ पे प्रॉपर द अकाउंटिंग पीरियड इज़ कॉमन फॉर ऑल मेंबर यूनिट। जितने भी हमारे मेंबर यूनिट है अकाउंटिंग पीरियड सबका सेम हो, और जितने भी मेंबर्स हैं कोस्टिंग मेथड, टेक्निक, सिस्टम सब कुछ अच्छे से अडॉप्ट कर रहे हैं। तो उसके बाद स्कोप ऑफ यूनिफॉर्म कोस्टिंग की इन यूनिफॉर्म कोस्टिंग का स्कोप क्या है। अमालगमेशन इंक्लूसिव वर्किंग अरेंजमेंट बिटवीन ग्रुप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन फॉर नेशनलाइजेशन हैव नेसेसिटीज टू अ सर्टेन एक्सटेंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सम डिग्री ऑफ यूनिफॉर्म कोस्टिंग बाय इंडस्ट्री। देखो अगर आपका अमालगेशन करना है, क्लोजिंग वर्किंग अरेंजमेंट्स करने हैं, तो यहाँ पे प्रॉपर जितने मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप्स होते हैं उन सबको कंपेयर करा जाता है, मिलाया जाता है एंड प्रॉपर यूनिफॉर्म कोस्टिंग एक ऐसा फॉर्मा तैयार करके दे दी है जिसमें जो सारे हमारे जितने भी फर्म्स होते हैं वो सेम प्रोसीजर्स अप्लाई करें जिससे कि वो अच्छे से रिजल्ट दे सकें। फिर उसके बाद नीड फॉर यूनिफॉर्म कोस्टिंग की यूनिफॉर्म कोस्टिंग की नीड क्यों आई थी। सो नीड क्या है हमारी कि डिफरेंट यूनिट्स होती हैं, डिफरेंट कोस्ट की सारे सेम अप्लाई करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल दी द साइज ऑफ बिजनेस। तो प्रॉब्लम अराइजिंग फ्रॉम द साइज ऑफ बिजनेस में डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ एंड यूनिट्स की जो डिफरेंट प्रॉब्लम अराइज होती है कि जो बिजनेस का साइज़ होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, और जिसकी वजह से डिवीजन ऑफ वर्क ये सब डिफरेंट हो जाता है। जो लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर है वो भी ऑफकोर्स डिफरेंट होगा, तो यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। देन सेकंड वन दैट इज़ नेचर ऑफ बिजनेस, कि नेचर ऑफ बिजनेस डिफरेंट होता है, डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है, टाइप्स ऑफ मशीन्स डिफरेंट होती हैं, देन डिफरेंट ऑपरेशन होते हैं। देन थर्ड वन दैट इज़ प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन, की जो यहाँ पे प्रोडक्ट का डिफ्रेंसिएशन है वो भी थोड़ा डिफरेंट होता है, क्वालिटी में, क्वान्टिटी में, हर चीज़ में। देन ऑब्जेक्टिव
ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूनिफॉर्म कॉस्टिंग की जो यूनिफॉर्म कॉस्टिंग है उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो फर्स्ट इज फिक्सेशन द कॉमन प्राइस। सो यहाँ पे अवॉइड करते हैं कंपटीशन जो बिटवीन द मेंबर्स होता है फिक्सेशन ऑफ कॉमन प्राइस करके। तो उसके बाद अभी जो सेलिंग प्राइसेस होता है सबका सेम करा जाता है, फिक्स करा जाता है, थोड़ा डाटा जो रिलायबल हो जाता है। सेकंड में दैट इज इंप्रूविंग परफॉर्मेंस। जो सेवरल कॉमन प्रोसेसेस हैं, ऑपरेशंस है प्रॉपर स्टैंडर्डाइज करी जाती हैं, एप्लीकेबल करी जाती हैं सेवरल अंडरटेकिंग्स को। देन थर्ड वन दैट इज इंटर यूनिट कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट प्रोडक्शन जो फैसिलिटेट करता है बिकॉज ऑफ अ मेथड यूनिफॉर्म मेथड होना चाहिए। देन फोर्थ वन दैट इज कॉस्ट कंट्रोल कि जो कंट्रोल है वो प्रॉपर हम कॉस्ट पे बनाए रखें। देन उसके बाद इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करी जाए बिटवीन दी मेंबर्स जैसे ये जो कॉस्ट रिडक्शन हो। देन फिफ्थ वन दैट इज़ हेल्पफुल फॉर जनरल कंट्रोल ओवर मेंबर यूनिट्स। यहाँ पे इट इनेबल ट्रेड एसोसिएशन टू हैव अ जनरल कंट्रोल ओवर द मेंबर्स। ये हेल्प करता है ट्रेड एसोसिएशन को कि अपने मेंबर्स पे एक जनरल कंट्रोल रखे। सिक्स वन दैट इज़ हेल्पफुल टू द गवर्नमेंट इन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज़ एंड गिविंग सब्सिडीज़। ये हमारी गवर्नमेंट को हेल्प करता है पॉलिसीज़ को फ्रेम करने में एंड सब्सिडीज़ प्रोवाइड करने में। देन सेवंथ वन दैट इज़ प्रमोटिंग स्टैंडर्डाइजेशन। यहाँ पे एक प्रॉपर स्टैंडर्डाइजेशन देता है मेथड्स को। तो नेक्स्ट वन दैट इज़ रिक्वेस्ट्स ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ यूनिफॉर्म कॉस्टिंग सिस्टम की कौन कौन से एसेंशियल्स हैं जो कि हम डिपेंड करते हैं फर्म पे कि हम यूनिफॉर्म कॉस्टिंग को लाएं। सो फर्स्ट इज कोऑपरेशन अमंग मेंबर यूनिट्स की देखो एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए बिटवीन दी मेंबर्स। देन स्पिरिट ऑफ शेयरिंग एक्सपीरियंस, जितनी भी आपके एक्सपीरियंस है वो आप एक दूसरे के साथ शेयर करो जिससे कि आप बाकियों को लर्निंग मिले। देन नो रिवलरी, सो देयर शुड बी नो रिवलरी, नहीं होनी चाहिए, जेलसी नहीं होनी चाहिए पार्टिसिपेटिंग मेंबर्स में। फ्री एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ होना चाहिए प्रॉपर, सब कोई किसी को जज ना करे। देन फ्री एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ होना चाहिए। देन यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए कोस्ट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस में, मेथड्स में, टेक्निक्स में। लेवलिंग द की फैक्टर्स, जो की फैक्टर्स होते हैं उनको लेवलिंग में करना चाहिए। कोस्ट मैनुअल होना चाहिए, मतलब प्रॉपर एक सारे उनको ये नहीं पता लगना चाहिए कि मतलब एक कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए उनके माइंड में कि आपको कैसे अप्लाई करना है, कैसे उनको अच्छे से सब कुछ एक मैनुअल हो उनके हाथ में। देन एडुकेट इन्फॉर्मेशन फॉर कैटेगराइजेशन, उनके पास प्रॉपर एक लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म डिफरेंसेस कैटेगरीज में रखा जा सके। देन सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए सेंट्रली एक अच्छे से डिस्क्लोज करा जाए कि कैसे फर्म काम करती है। देन प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्कीम, कि स्कीम को प्रॉपर एक्सप्लेन करना। देन उसके बाद फील्ड्स कवर बाय यूनिफॉर्म कॉस्टिंग, कौन कौन से फील्ड्स जहाँ पे यूनिफॉर्म कॉस्टिंग कवर करी जा सकती है। तो सिस्टम ऑफ यूनिफॉर्म कॉस्टिंग मस्ट बी मीट द नीड्स ऑफ ईच इंडिविजुअल, कि ईच इंडिविजुअल देयर विल नो सिस्टम विच में बी अप्लाइड इन ऑल सर्कमस्टांसेस, कि सारे सर्कमस्टांसेस में हम सेम नहीं कर सकते हैं। जो पर्पज़ होता है इसे डिटरमाइन करता है कि आपको यूनिफॉर्मिटी के साथ जाना है। सो यूनिफॉर्मिटी में भी रिक्वायर बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स बाय पार्टिसिपेटिंग मेंबर्स। द मेथड जो टेक्निक्स होंगी वो अच्छे से फॉलो करी जा सके, जो कोस्ट असाइनमेंट कोस्ट सेंटर्स हैं वो अच्छे से सेम फॉलो करी जा सकें। देन डेफिनेशंस दे आ सके डिफरेंट एलिमेंट्स की, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होता है, ट्रीटमेंट ऑफ परचेज मटेरियल, हैंडलिंग अपकीपिंग एक्सपेंसेस क्या होगा। देन सिस्टम ऑफ मटेरियल कंट्रोल क्या हो सकता है, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कोडिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स कैसे हो सकता है, मेथड्स कौन कौन से होने चाहिए रिम्यूनरेटिंग के वर्कर्स के। देन बेसिस एलोकेशन अपॉर्चमेंट कौन सी होनी चाहिए, रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होंगे, ट्रीटमेंट कैसे होगा इंटरेस्ट और कैपिटल का, कि ट्रीटिंग बेस्ड कैसे होगा। तो जो बेसिकली यूनिफॉर्म वाले इन सब चीज़ों को बताते हैं कि कैसे करना। लाइक आइटम्स टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कोस्ट, रिपोर्ट स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए, प्लानिंग कंट्रोल की। देन अब पड़ता है यूनिफॉर्म कॉस्टिंग मैनुअल की। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग मैनुअल क्या होती है। सो यूनिफॉर्म कॉस्टिंग मैनुअल इज़ अ बुकलेट, एक ऐसी बुकलेट है जहाँ पे प्रॉपर डिटेल इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए कि डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के लिए कि कैसे आपको कनेक्शन बनाना है, कंट्रोल कैसे करना है। एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स होता है जहाँ के रिकमेंडेशंस होती हैं कॉस्ट प्लान्स की, पॉलिसीज़ की, अदर रिलेटेड मैटर्स की, कि आपको किस तरह से करना है। सो टिपिकली कॉस्ट मैन्यू कंटेन द फॉलोइंग्स। अब बेसिकली क्या क्या होता है उसमें, तो फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन पार्ट हो जाता है मैनुअल में कि स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स क्या है, पर्पस क्या है, सिस्टम का अप्रोच क्या है, स्कोप क्या है। देन सेकंड में दैट्स ऑर्गेनाइजेशन की जो पार्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन में, डेवलपिंग कंट्रीज, ऑर्गेनाइजिंग स्टेजेस कौन कौन सी होनी चाहिए। देन अकाउंटिंग सिस्टम में सब प्लान्स होने चाहिए, कौन कौन से अडॉप्टेड नेचर, कोडिंग सिस्टम, टर्मिनोलॉजी, फिक्स फाइनेंशियल पीरियड, क्या क्या होना चाहिए, ये सब इसमें होता है। देन फोर्थ वन दैट इज़ प्रेजेंटेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन की जो इन्फॉर्मेशन है उसको अच्छे से प्रेजेंट करा जाए वहाँ पे, कि यहाँ पे प्रॉपर डिटेल इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन कैसे दीगी कैसे नहीं। एक रिटर्न यूनिफॉर्म कॉस्टिंग मैनुअल होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा असेंशियल होता है। देन प्रेजेंटेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन की जो इन्फॉर्मेशन है उसको अच्छे से प्रेजेंट करा जा सके। देन एडवांटेजेस ऑफ यूनिफॉर्म कॉस्टिंग की जो यूनिफॉर्म कॉस्टिंग है उसकी क्या क्या एडवांटेजेस है। तो इसके चार तरह से, एक होता है टू मेंबर, एक होता है टू वर्कर, टू ट्रेड एसोसिएशन एंड टू द गवर्नमेंट। सो पहले पढ़ते हैं टू मेंबर की, जो मेंबर्स हैं उनको क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं।
सो यहाँ पे प्रॉपर कंपैरिजन देंगे अमंग द डिफरेंट यूनिट्स की कौन कौन सी वीक पॉइंट्स होंगे, कौन कौन से हाई पॉइंट्स होंगे। सर्विस प्रोफेशनल्स आ सकते हैं, कौन मैनेजमेंट अकाउंटेंट कंसल्टेंट अच्छे से करा जाएगा। एक कंप्यूटर से अकाउंटिंग सिस्टम होता है जो कि मेंटेन्स होगा फॉर ऑल दी मेंबर्स। एक कॉम्पिटेंट कोस्ट होगा, एक अकाउंटेंट होगा जो कि हर सारे ओवरहेड्स को प्रोवाइड करेगा। देन उसमें एफिशिएंसी इन्हेंस होगी, प्रोडक्टिविटी इन्हेंस होगी, सारे मेंबर्स की एफिशिएंट मेथड्स को इम्प्रूव करा जाएगा। यहाँ पे एक स्टैंडर्डाइजेशन आएगी मटेरियल लेबर्स में। देन उसके बाद प्रॉफिट अनप्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स को अलग करा जाएगा। यहाँ पे कट थ्रू टू कॉम्पिटिशन आएगा अमंग दी मेंबर्स। यहाँ पे एक वीकर सेक्शंस को और इम्प्रूविंग सेक्शंस को रखा जाएगा। फिर यहाँ पे कोस्ट क्रिएट होगी। देन उसके बाद जो वर्कर्स होते हैं उनको क्या बेनिफिट्स होता है, वर्कर्स को बेनिफिट होता है कि यहाँ पे प्रॉपर यूनिफॉर्म वेज स्ट्रक्चर आएगा और यहाँ पे बोनस वगैरह अमेनिटीज़ वगैरह दी जाएंगी। देन ट्रेड एसोसिएशंस को क्या होता है, बेटर कंट्रोल होता है सारे मेंबर्स पे, इंडस्ट्रीज़ पे, एक प्रॉपर प्रॉफिट आ जाता है। प्रॉब्लम्स आ जाती है कि गवर्नमेंट को क्या होने वाले सब्सिडीज़ वगैरह को, एंड गवर्नमेंट को क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं, प्रॉपर फॉर्मुलेट कर सकते हैं वेरियस पॉलिसीज़ को कि कैसे प्राइस फिक्स करना है, कैसे ग्रांटिंग सब्सिडीज़ देनी है। फिर प्रॉपर जो गवर्नमेंट होगी प्रॉपर प्रायोरिटी दी जाती है उन्हें, प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर में क्या होगा। देन यहाँ पे टैक्स रेट को फॉर्मुलेट करा जाता है। तो लिमिटेशंस ऑफ यूनिफॉर्म कॉस्टिंग की देखो प्रोज है तो कौन भी होंगे। सो यहाँ पे लिमिटेशंस देखते हैं यूनिफॉर्म कॉस्टिंग की कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट इज इंडिविजुअल यूनिट डिफरेंस। जो यूनिफॉर्म कॉस्टिंग प्रिज्यूम्स द एप्लीकेशन ऑफ द सेम प्रिंसिपल। यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं कि सेम तो होगा, बट जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो तो डिफरेंस होते हैं ना अपनी हर चीज़ को लेके, लाइक साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को लेके, मेथड ऑफ प्रोडक्शन, मेथड ऑफ अकाउंटिंग, लोकेशन। मतलब हम सेम चीज़ें कैसे अप्लाई कर सकते हैं। मान लो मेरा घर बड़ा है, उसका घर छोटा, काम वाली बाई आ रही है, तो वो कैसे काम करेगी, मतलब डिफरेंट तो होगा, मतलब डिफरेंस तो होगा ही ना। सो सेकेंड वन दैट इज़ मोनोपोलिस्टिक कंडीशन। सो अंडर यूनिफॉर्म कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा मोनोपोलिस्टिक कंडीशंस आती है बिटवीन दी, मतलब जहाँ पे थोड़ी हाई लेवल की अथॉरिटी है, जहाँ पे हाई लेवल की अथॉरिटी ना हो। देन थर्ड वन दैट इज़ हाई कॉस्ट फॉर स्मॉलर यूनिट्स होती है, जो कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन और ऑपरेटिंग कॉस्ट यूनिफॉर्म होता है, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होता है। देन लैक ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, यहाँ पे ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस नहीं होता टेक्निकल प्रोसीजर्स के बीच में। देन लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी उतनी नहीं आती है उनके प्रिंसिपल्स में। देन उसके बाद इंटरफर्म कंपैरिजन के देखो इंटरफर्म कंपैरिजन क्या होता है। सो नीड फॉर इंटरफर्म कंपैरिजन हमें क्यों पड़ा है। तो देखो प्रोग्रेसिव मैनेजमेंट में देखें तो बहुत ज़्यादा की हर जगह की चीज़ें होती हैं, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस, बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं। तो मतलब प्रॉपर रिपोर्ट्स तैयार करने के लिए, देने के लिए कि कैसे अवेलेबिलिटी होगी हर चीज़ की, अकाउंट्स बैलेंस शीट अलॉन्ग विद मैनुअल रिपोर्ट्स की प्रॉपर हर चीज़ को चेक करा जाता है। तो जो फिगर्स होते हैं वो प्रॉफिटेबिलिटी, स्टेबिलिटी, सॉल्वेंसी कितनी है, उन सब की चीज़ों को चेक करने के लिए कि मार्केट में कैसे सब कुछ चल रहा है, उसके लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। सो मीनिंग ऑफ इंटरफर्म कंपैरिजन की मीनिंग क्या है। सो इंटरफर्म कंपैरिजन इज अ टेक्निक विच स्टडीज द परफॉर्मेंस, एफिशिएंसीज, कॉस्ट, प्रॉफिट्स ऑफ वेरियस कंसर्न इन एन इंडस्ट्री। कि किसी एक इंडस्ट्री में वेरियस फैक्टर्स को देखा जाए कि परफॉर्मेंस, एफिशिएंसीज, कॉस्ट, प्रॉफिट क्या है, जहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करा जा सके रिलेटिव कंपैरिजन चेक करने के लिए, उन सब नंबर ऑफ आइडेंटिकल को साथ में लाया जा सके, देन उनको कंपेयर करा जा सके। जो फॉर्म है वो केयरफुली स्क्रीन करती है सारे डिफरेंट साइज ऑफ ग्रुप्स, फिगर्स एग्जामिन करती है हर तरह से अपनी परफॉर्मेंसेस को। तो फिगर्स अंडर कंपैरिजन में रिलेट टू द फाइनेंशियल रिजल्ट से लेके, पोजीशन ऑफ एसेट्स को लेकर, लायबिलिटीज़ को लेके, प्रॉफिट्स को लेकर, कैपिटल एम्प्लॉयड को लेकर, हर चीज़ को लेकर, कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या होगा, प्रोडक्ट क्या होगा, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, ओवरहेड्स, ये सब। देन फिजिकल एंड ऑपरेशनल परफॉर्मेंस जैसे कि आउटपुट, ऑपरेशंस, मैन लेबर एक्सपेंस, इन टर्म प्रोडक्टिविटी, इन सब चीज़ों को लेके। देन फ्रॉम द अबव इट्स क्लियर मेन ऑब्जेक्टिव इंटरफर्म कंपैरिजन आर। सो आप ये देखते हैं कि जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इंटरफर्म कंपैरिजन का। टू नो दी वीक पॉइंट कि वीक पॉइंट क्या है और कैसे उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। स्पोर्ट ऑफ इन इकोनॉमीज़ क्या है, प्रॉफिट कितना एडवोकेट है कितना नहीं, जो स्टैंडर्डाइज फंक्शंस हैं वो कैसे हैं। देन रिक्वायरमेंट ऑफ इंटरफर्म कंपैरिजन की जो इंटरफर्म है इसकी क्यों रिक्वायरमेंट आई है। सो यूज़ ऑफ अकाउंटिंग रेशो की कैसे हम कर सकते हैं। तो यूज़ ऑफ अकाउंटिंग रेशो जो एब्सोल्यूट फिगर्स होते हैं सूटेबल नहीं होते कंपैरिजन के लिए। सो देयरफॉर अकाउंटिंग रेशियोज होते हैं प्रेफरेबल करे जाते हैं अच्छे से कंपेयर करने के लिए कि प्रैक्टिकल यूज हो जाता है इंट्रोड्यूसिंग इंटरफर्म कंपैरिजन में कि बेस्ट रेशियोज कौन से होने वाले, नेसेसरीज कौन सी होने वाले। सेकंड वन दैट इज अडॉप्शन ऑफ यूनिफॉर्म कॉस्टिंग कि प्रॉपर एक अच्छा साउंड एंड यूनिफॉर्म सिस्टम उन दोनों का अच्छे से, जिससे कि उनका अच्छे से कंपेयर हो सके। दैन थर्ड वन
दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल, जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है एक एफिशिएंसी देने के लिए, बेटर रिजल्ट देने के लिए, कि उनका साइज़ क्या है। देन फोर्थ वन दैट इज़ इन्फॉर्मेशन टू बी लोकेटेड, जो नेचर होता है इन्फॉर्मेशन का लोकेटेड करा जाए कि कहाँ से कौन सी फर्म से कितना डिपेंड करता है, क्या कंपेरेटिव इंपॉर्टेंस होने वाली है, कौन से रिलेवेंट डाटा होने वाला है। देन मेथड ऑफ कलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन की टाइम इन द फॉर्म ऑफ की इन्फॉर्मेशन कैसे होगी, मेंबर्स को कैसे सबमिट करनी है, स्टैटिस्टिकल टूल कैसे हैं, रेशियोज़ क्या है, देन सिमिलरिटी ऑफ फर्म्स की एज, कैरेक्टरिस्टिक, प्रोडक्शन, मार्केट, सब कुछ कैसे होने वाला है। देन सिमिलरिटी ऑफ इन अकाउंटिंग पॉलिसी की, जो अकाउंटिंग पॉलिसीज लाइक डिप्रिसिएशन, प्रोविजन, ग्रेविटी, सब कुछ कैसे क्या सिमिलरिटी है। देन एडजस्टमेंट इन इन्फ्लेशन की, जो इन्फ्लेशन है वो कैसे एडजस्टमेंट हो रखा है। देन टाइप्स ऑफ कंपैरिजन्स के, जो कंपैरिजन्स होते हैं इंटरफर्म कंपैरिजन्स पे, वो कौन कौन से टाइप्स के होते हैं। सो कंपैरिजन्स ऑफ मैनेजमेंट रेशियो की, जो मैनेजमेंट रेशियो है उनके कंपैरिजन। सो द मैनेजमेंट रेशियो आर दोज व्हिच आर लिंक्ड टू सेल, प्रॉफिट, एसेट्स ऑफ बिजनेस की, जो कि आपके सेल्स, प्रॉफिट, एसेट्स ऑफ बिजनेस से रिलेटेड होते हैं। देन जो रेशियोज होते हैं मैनेजमेंट को प्रोवाइड करते हैं नटशेल में, कि आपको किसके बारे में, फाइनेंशियल रिजल्ट के बारे में, ग्रोथ के बारे में, लिक्विडिटी के बारे में। फिर उनको कंपेयर करा जाता है दोनों इंडस्ट्री को, जो रेशियोज होते हैं दोनों साथ में काम करते हैं, एक पिरामिड तैयार करते हैं, जो कि नेक्स्ट पेज पे भी है कि कैसे रिफ्लेक्ट करेंगे वो एक दूसरे की ग्रोथ को। एंड देन कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट रेशियोज कि, जो मैनेजमेंट है प्रॉपर सेटिस्फाई नहीं हो सकता रेशियोज कैलकुलेट करके, तो वहाँ पे कुछ स्टेप्स गैप आ जाता है। तो कंपटीशन में ज़्यादा जाने के लिए हमें कॉस्ट रेशियोज को अच्छे से कंपेयर करना चाहिए, जैसे कि टोटल कॉस्ट सेल्स कितनी को नेट सेल्स में, जैसे कि वर्क कॉस्ट नेट सेल्स कितनी है, प्राइम कॉस्ट और डिपार्टमेंटल ओवरऑल कॉस्ट, मतलब इन सबकी नेट कॉस्ट निकाल लेते हैं हम, सब कुछ कैसे करना है, नेट सेल्स कैसे है। देन उसके बाद कंपेरिजन ऑफ टेक्निकल डाटा कि, जो टेक्निकल डाटा है उसको कंपेयर करेंगे हम अच्छे से। मुझे स्लाइटली इंपॉर्टेंट लग रहा है तो इसको अच्छे से कर लेना। हाँ, उसके बाद बाकी नोट्स तो मैं दे ही दूँगी आपको इस चैप्टर के। देन कंपैरिजन ऑफ टेक्निकल डाटा, सो दिस टाइप ऑफ कंपैरिजन विल बी स्पेशल इंटरेस्ट टू इंडस्ट्रीज वर्किंग इन हाईली कॉम्पिटिटिव इकॉनमी। सो ये हमारा जहाँ पे हाईली कॉम्पिटिटिव इकॉनमीज होती है वहाँ पे हेल्पफुल होता है। सच कंपनी जो होती है ग्रेजुअली रिलेशनशिप में आती है, फिर उसके बाद रैशनलिज्म में आती है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेन रेशियोज़ होते हैं, जैसे क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल, मैन पर आवर्स, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, क्वांटिटी प्रोड्यूस कितनी है, तो प्रॉपर ही कैसे कंपेयर करना है वैसे करा जाता है। फिर उसके बाद एडवांटेजेस ऑफ इंटरफर्म कंपैरिजन की, जो एडवांटेजेस हैं इंटरफर्म कंपैरिजन्स के वो क्या है। सो इंटरफर्म कंपैरिजन होता है, कुछ ज़्यादा नहीं है, लर्निंग एग्जांपल से एक मैनेजमेंट जो कि इंटरफर्म करता है, जबकि टेक्निक कौन कौन सी होते हैं इंट्रोड्यूस की। अगर व्यू फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ वर्किंग और पर्टिकुलर फर्म के व्यू से देखें तो एक इम्पॉसिबल है कि बाहर क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है। जो इंटरफर्म कंपैरिजन है, एक एक्सपर्ट द आउटसाइड ये सूटेबल नॉलेज देता है, सेटिस्फाई करता है उनको लार्ज एक्सटेंट में कि क्या उनकी कैपेसिटी है, कैसे काम करना है। देन उसके बाद फॉलोइंग है द मेन एडवांटेजेस कौन कौन से होते हैं। सो इट इनक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये एक ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसीज को इंक्रीज करता है भाई उसकी इनफिशिएंसीज को बता के। यहाँ पे प्रॉपर एक डेवलप होता है, क्रिएट होता है, कॉन्शियसनेस आती है अमंग द मेंबर्स एंड फर्म्स। देन इट हेल्प्स मेंबर टू फर्म रिड्यूस देयर कॉस्ट, और ये मेंबर्स को हेल्प करते हैं कि अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करने में, यहाँ पे प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने में, उनकी वीकनेस एंड इकोनॉमीज को बताने के लिए कैसे कैसे काम कर सकते हैं। प्रॉपर एक यूजफुल इन्फॉर्मेशन देता है अबाउट द मैनेजमेंट टू मेक अ प्रॉपर डिसीजन देने में। तो यहाँ पे स्टिमुलेट्स करता है सेल्फ क्रिटिसिज्म को। फिर उसके बाद स्ट्रेंथ एंड वीकनेस पता लगती है हमें अपनी फर्म की। देन स्टैंडर्डाइज पता लगता है, प्रोडक्ट डिसीजंस क्या हैं, प्रोसेस क्या है, गवर्नमेंट रेगुलेटेड एजेंसीज़ को हेल्प मिलती है, काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट को हेल्प मिलती है इफेक्टिव कंट्रोल करने में। तो उसके बाद लिमिटेशंस ऑफ इंटरफर्म कंपैरिजन की, जो लिमिटेशंस क्या है हमारी इंटरफर्म कंपैरिजन में। सो द टॉप मैनेजमेंट फील्स वेरी सीक्रेसी विल बी लोएस्ट एंड मिडल मैनेजमेंट मे नॉट बी कन्वीन्स द यूटिलिटी ऑफ इंटरफर्म कंपैरिजन बिकॉज इफ द ओपिनियन दे वुड बी टूल्स ऑफ कंपैरिजन आर अवेलेबल, दिस टूल हैज़ नो यूटिलिटी। कि अगर देखो टूल ही अवेलेबल होगा तो यूटिलिटी होगी। जो टॉप मैनेजमेंट होता है वो देखता है कि सीक्रेसी हमारी गुम हो जाएगी, जो मिडिल मैनेजमेंट देखता है वो कन्वीनियंस होता है कि यूटिलिटी नहीं बचेगी, और जो मोस्टली जो मेंबर्स होते हैं फर्म्स के वो अच्छे से रिलेवेंट डाटा नहीं प्रोवाइड करते कि हम क्यों बाकियों को अपना डाटा दे दें। जो यहाँ पे कोई कॉस्टिंग अकाउंटिंग सिस्टम अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं होता है किसी कंसर्न में, तो अनरिलायबल फिगर्स आ जाते हैं, तो अच्छे से कंपेयर ही नहीं हो पाता। देन दे आर मे नॉट बी अवेलेबल अ सूटेबल बेस फॉर कंपेरिजन पर्पज, और हमारा कंपेयर करने का कोई सूटेबल पर्पस भी नहीं मिलता है। देन उसके बाद इन सच कंपेरिजन टाइम फैक्टर को अच्छे से इग्नोर कर दिया जाता है आराम से। तो उसके बाद कोई एडजस्टमेंट नहीं दी जाती है, चेंजेस ऑफ प्राइस की कोई अटेंशन नहीं आती, दैट लेवल ऑफ
टेक्नोलॉजी को, लैक ऑफ कॉमन वैल्यूज़ भी नहीं है। सो जो लिमिटेशन है प्रॉपर एजुकेशन के साथ और प्रोपेगेंडा के साथ रिमूव तो करी जा सकती है, बट बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। सो या दैट्स फॉर चैप्टर नंबर 3, दैट इज़ यूनिफॉर्म कोस्टिंग एंड इंटरफॉर्म कंपेरिजन। एंड मार्क माई वर्ड्स, इम्पॉर्टेंट होगा, पढ़ लेना, चैप्टर बहुत पास आने वाले, मतलब सॉरी एग्ज़ाम बहुत पास आने वाला है, तो अच्छे से तैयारी करके जाना एंड ऑल द वेरी बेस्ट। तो अभी नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, एंड इफ़ यू नॉट सब्सक्राइब माई चैनल, गो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।